परमतांग संप्रदाय की दुनिया में पहुँचे। तुम्हारी बस एक ही इच्छा थी, अपनी आत्मा शक्ति वाली मोटरसाइकिल चलाकर पूरी दुनिया में बेफिक्र घूमना। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि दुष्ट देवराजा हर पल तुम पर नजर रखे हुए था और तुम्हारे माथे के बीचों बीच एक रहस्यमयी तराजू का चिन्ह धीरे धीरे उभर रहा था। तुम और वांग डोंग जैसे ही अपने अपने मार्शल स्पिरिट प्रकट करते हो, दोनों के दिल असामान्य रूप से तेज धड़कने लगते हैं। एक दूसरे को देखते ही दोनों के भीतर एक अनोखी भावना जाग उठती है और ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य संबंध दोनों को जोड़ रहा हो। मार्शल स्पिरिट प्रकट होते ही आत्मावलय भी दिखाई देने लगे। यह संयोजन देखकर आसपास खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। दूसरा ही आत्मावलय 1000 वर्षीय होना सामान्य आत्मागुरुओं की समझ से कहीं परे था। मुएन ने भौं उठाई। अरे वाह, ये दोनों बच्चे तो सचमुच कमाल के हैं। केवल संसाधनों के सहारे दूसरा 1000 वर्षीय आत्मावलय नहीं पाया जा सकता। जब मैं जवान था तब भी यह नहीं कर पाया था। बस इस लड़की की साधना कुछ ढीली है, लेकिन डार्क नाइट लॉर्ड वाला यह लड़का काफी उत्कृष्ट है। 36वां स्तर, उसकी नींद बेहद मजबूत है। साफ है कि यह लगातार कठिन अभ्यास का परिणाम है। एक नजर में ही मुएन ने दोनों की वास्तविक स्थिति समझ ली। वांग डोंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसे लगा था कि सामने वाला कोई आसान प्रतिद्वंद्वी होगा, लेकिन वह तो लोहे की दीवार निकला। सामान्य आत्मा आदरणीय से उसे डर नहीं लगता था, मगर तुम भी उसकी तरह निर्धारित सीमा से ऊपर के आत्मावलय धारण कर चुके थे और तुम्हारे पास उससे 1000 वर्षीय आत्मा कौशल अधिक था। चाहे आत्मा शक्ति हो या आत्मा कौशल, किसी भी मामले में वांग डोंग को बढ़त नहीं थी। यहाँ तक कि मार्शल स्पिरिट भी दोनों का लगभग समान स्तर का था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि तुम्हारे मार्शल स्पिरिट और उसके बीच कोई विशेष संबंध छिपा हुआ है। जब वांग डोंग अभी सोच ही रहा था कि आगे क्या किया जाए, तभी तुमने अपने भीतर उठ रही उस अजीब धड़कन का कारण समझ लिया। आंखें हल्की सिकोड़ते हुए तुम एक झटके में उसके सामने पहुंचे और हथेली से वार कर दिया। वार बहुत तेज नहीं था। वांग डोंग ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपनी हथेली आगे बढ़ाई। दोनों हथेलियां टकराईं। अगले ही क्षण दोनों के शरीर हल्के से कांप उठे। दोनों की आत्मा शक्तियां मानो एक दूसरे में घुलने लगीं। अब भी लड़ना है। तुमने हल्का सा बल लगाया और वांग डोंग एक कदम पीछे खिसक गया। नहीं, नहीं, बस बहुत हुआ। मुझे मार खाने का कोई शौक नहीं है। आज से मैं तुम्हें अपना रूममेट मानता हूँ। इतना कहकर उसने तुरंत अपना मार्शल स्पिरिट वापस ले लिया और हाथ झाड़ते हुए छात्रावास की ओर चल पड़ा। तुमने भी अपना मार्शल स्पिरिट समेट लिया, थोड़ी सहलाई और कुछ क्षण वहीं खड़े रहने के बाद वापस लौट पड़े। रास्ते में मुएन मिले। तुमने मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और छात्रावास लौट गए। मुएन फिर से मुस्कुराते हुए अपनी झूलने वाली कुर्सी पर लेट गए। प्रकाश और अंधकार, सचमुच दिलचस्प दो बच्चे हैं। आसपास खड़े छात्र अभी भी उत्साहित थे। बस इतनी जल्दी खत्म हो गया। मैं तो सोच रहा था कि कोई नतीजा निकलेगा। उधर छात्रावास संख्या 110 की रेलिंग पर खड़े हुए युहाओ और एक हट्टे-कट्टे लड़के ने दोनों को जाते हुए देखा। भाई युए, ये दोनों तो बहुत ताकतवर हैं। लगभग 1 मीटर 70 सेंटीमीटर लंबा वह लड़का नए छात्रों में तुम्हारे बाद सबसे विशाल शरीर वाला था। हाँ, सचमुच मजबूत हैं। उसने हंसते हुए युहाओ के कंधे पर हाथ मारा। युहाओ, आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। यह था युहाओ का नया बड़ा भाई, शिए हुआन्युए। उसका मार्शल स्पिरिट था पीपी हाथी और उसकी आत्मा शक्ति 31वें स्तर की थी। उधर छात्रावास में वांग डोंग अपने मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी दाहिनी हथेली को लगातार देख रहा था। उसके मन में अभी भी वही स्पर्श घूम रहा था। वह लड़ाई कम और किसी अनोखे अनुभव जैसी अधिक थी। मार्शल स्पिरिट की गूंज, आत्मा शक्ति का मिलन। बड़े परिवार में जन्मे वांग डोंग को अच्छी तरह पता था कि इसका क्या अर्थ है। बहुत संभव था कि दोनों के पास मार्शल स्पिरिट फ्यूजन कौशल हो। दोनों उड़ सकते थे। दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। ऐसी घटना वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कुछ देर बाद तुमने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। वांग डोंग अभी भी बिस्तर पर लेटा अपनी हथेली को घूर रहा था। तुमने दरवाजा बंद किया, पास की कुर्सी पर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है? हार मानकर उदास हो गए। मुझसे हारना कोई शर्म की बात नहीं है।
वांग डोंग तुरंत उठकर बैठ गया। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से फूल गया। किसने कहा कि मैं हार गया? तुम्हारी आत्मा शक्ति बस मुझसे थोड़ी ज्यादा है। थोड़ा इंतजार करो, जब मैं अच्छी तरह साधना कर लूंगा तब तुम्हारा सिर टेढ़ा कर दूंगा। तुमने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा था, मुझे विश्वास नहीं। विश्वास नहीं? बहुत घमंडी हो। वांग डोंग ने तकिया उठाकर तुम्हारी ओर फेंक दिया। तुमने आराम से शरीर घुमाकर उसे बचा लिया। कमरा मैंने अभी साफ किया है। अगर फिर गंदा किया तो तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। तुमने वही तकिया उठाकर हल्के से वापस उसकी ओर उछाल दिया। वांग डोंग ने तकिया पकड़ लिया और मन ही मन तुम्हारा हिसाब लिख लिया। फिर करवट लेकर लेट गया और तुम्हारी तरफ देखना भी बंद कर दिया। तुम हल्का सा हंसे, अपने बिस्तर पर लेटकर आलस से शरीर फैलाया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह ठीक 7:30 बजे तुम दोनों लगभग एक साथ जागे। जैसे ही दोनों की नजर मिली, वांग डोंग ने तुरंत मुंह फेर लिया और हल्की सी हूं की आवाज निकाली। तुम उठकर कपड़े ठीक करने लगे। फिर बैग से एक दर्पण निकालकर दीवार पर टांग दिया और अपने बिखरे बाल संवारने लगे। वांग डोंग पीछे खड़ा देखकर बोला, इतने बड़े आदमी होकर भी इतना सजने संवरने का शौक? तुमने बिना पीछे देखे उत्तर दिया, इसे व्यक्तित्व कहते हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे क्या समझेंगे? किसने कहा कि मैं नहीं समझता? हटो, अब मेरी बारी है। तुमने जगह छोड़ दी। वांग डोंग तुरंत दर्पण के सामने खड़ा हो गया। कुछ देर तक अपना चेहरा देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सच कहूं तो मैं तो जन्म से ही बहुत खूबसूरत हूं। तुम उसे देखकर बस सिर हिलाते रह गए। जन्म से खूबसूरत जैसी बातें तो लड़कियों के लिए कही जाती हैं। वांग डोंग जैसे अचानक कुछ याद आते ही हल्का सा झेंप गया। उसके गालों पर हल्की लालिमा आ गई। तुम मन ही मन मुस्कुराए। चलो नाश्ता करने चलते हैं। वांग डोंग ने हाथ बांध लिए। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मत आओ। तुम सीधे बाहर निकल गए। वांग डोंग कुछ क्षण तुम्हारी पीठ देखता रहा, फिर पैर पटकते हुए आखिर तुम्हारे पीछे चल पड़ा। दोनों ने भोजनालय में साथ नाश्ता किया। वहीं वांग डोंग ने आश्चर्य से पूछा, तो इसका मतलब हम दोनों एक ही कक्षा में हैं? तुमने सिर हिलाया। चिंता मत करो, आगे से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। बाहरी विभाग में कोई परेशानी हो तो मेरा नाम लेना। वांग डोंग ने होंठ सिकोड़ लिए। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद सब संभाल सकता हूं। तुमने मुस्कुराकर कहा, पहले आत्मा आदरणीय तो बन जाओ। वांग डोंग तुरंत बोला, मैं बहुत जल्द बन जाऊंगा। अच्छा, अभी कितने स्तर पर हो? वांग डोंग का चेहरा एकदम कठोर हो गया। थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, 21। तुम कुछ पल चुप रहे, फिर हंस पड़े। इसे तुम बहुत जल्द कहते हो? अरे! वांग डोंग गुस्से से तुम्हारी ओर झपटा। तुम आसानी से एक तरफ हट गए और जाते जाते उसकी पेशानी पर हल्की सी उंगली मार दी। वह और भी शर्म और गुस्से से लाल हो गया। रात को छात्रावास में वांग डोंग कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। तुम बगल में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। वांग डोंग बोला, सुना है कल से कक्षाएं शुरू हैं। हमारी क्लास टीचर बहुत गुस्सैल बूढ़ी औरत है। तुमने किताब से नजर उठाकर पूछा, डर गए क्या? वांग डोंग ने तुरंत गर्दन ऊंची कर ली। मैं डरूंगा? मुझे तो डर शब्द लिखना भी नहीं आता। तुमने मुस्कुराकर किताब बंद की। तुम सबसे बहादुर हो। मैं जाकर हाथ मुंह धोकर सोता हूँ। अगले दिन सुबह 7:30 बजे तुम दोनों फिर समय पर उठे। कक्षा शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी था। दोनों ने पहले भोजनालय जाकर नाश्ता किया और फिर साथ साथ कक्षा की ओर चल पड़े। जैसे ही तुम दोनों नए छात्रों की कक्षा में दाखिल हुए, लगभग पूरी कक्षा की नजरें तुम दोनों पर टिक गईं। कई छात्रों ने तुरंत पहचान लिया कि यही वे दोनों हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले छात्रावास के सामने मुकाबला किया था। ऊपर से दोनों का रूप रंग भी बेहद आकर्षक था। विशेषकर कई छात्राओं की नजरें तो तुम दोनों से हट ही नहीं रही थीं। दोनों की आभा बिल्कुल अलग थी, लेकिन दोनों ही बेहद आकर्षक दिखाई दे रहे थे। तुम दोनों ने पीछे की ओर एक खाली स्थान चुना और बैठ गए। तुरंत कुछ छात्राएं भी पास आकर बैठ गईं। तुमने हल्की सांस ली, मेज पर सिर रखकर लेट गए और किसी से बात नहीं की।
वांग डोंग ने भी किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें देखकर वह भी मेज पर सिर रखकर लेट गया। कुछ ही देर बाद कक्षा की घंटी बजी। दरवाजा खुला और एक वृद्ध महिला अंदर आई। उसके बाल सफेद हो चुके थे और सिर के ऊपर सलीके से बंधे हुए थे। उसने साधारण सफेद वस्त्र पहन रखे थे। उसका कद मध्यम था, लेकिन सबसे अलग उसकी आंखें थीं। काली पुतलियां इतनी तेज चमक रही थीं कि मानो उनमें से प्रकाश निकल रहा हो। घंटी की आवाज थमते ही तुमने सिर उठाया। बगल में वांग डोंग भी सीधा बैठ गया। वृद्ध महिला ने पूरी कक्षा पर एक नजर डाली और बिना किसी भूमिका के बोली, मेरा नाम झो यी है। आने वाले 1 वर्ष तक मैं तुम्हारी कक्षा अध्यापिका रहूंगी। मेरी कक्षा में जो मेरी बात मानेगा वह रहेगा, जो नहीं मानेगा उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। पूरी कक्षा एकदम शांत हो गई। किसी ने भी इतनी सख्त शुरुआत की उम्मीद नहीं की थी। झो यी ने बिना समय गवाए फिर पूछा, इन कुछ दिनों में जिसने भी किसी से लड़ाई की है, खड़ा हो जाए। तुम बिना झिझक अपनी सीट से उठ गए। वांग डोंग ने भी तुम्हारे साथ खड़े होकर हाथ पीछे बांध लिए। पूरी कक्षा की नजरें फिर से तुम दोनों पर टिक गईं। झो यी ने चारों ओर देखा। पूरी कक्षा में केवल तुम दोनों ही खड़े थे। उसने भौहें सिकोड़ लीं। सिर्फ 2। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, बाकी सब निकम्मे हो क्या? शिलाई के अकादमी में एक कहावत है, जो मुसीबत मोल लेने की हिम्मत नहीं करता वह कभी महान नहीं बन सकता। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी छात्र तुरंत बाहर जाओ और शिलाई के मैदान के 100 चक्कर लगाओ। जो 1 घंटे के अंदर पूरे नहीं करेगा उसे सीधे अकादमी से निकाल दिया जाएगा। पूरा कमरा एक पल के लिए सन्न रह गया। पहले ही दिन बिना पढ़ाई शुरू हुए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की, उन्हें 100 चक्कर लगाने की सजा मिल रही थी। एक छात्र अचानक खड़ा हो गया। अध्यापिका, मैं विरोध करता हूँ। हमने किसी से लड़ाई नहीं की, इसमें हमारी क्या गलती है? झो यी ने उसकी ओर देखा भी नहीं, क्योंकि यह मेरा आदेश है। अगर पसंद नहीं है तो अभी निकल जाओ। मैं इस कक्षा की अध्यापिका हूँ और मुझे किसी भी छात्र को निकालने का अधिकार है। तुम लोगों के पास केवल 1 मिनट है। 1 मिनट बाद अगर मैदान में दौड़ना शुरू नहीं किया तो पूरी कक्षा को निकाल दिया जाएगा। इतना कहते ही उसके शरीर से 6 आत्मावलय प्रकट हुए। 2 पीले, 2 बैंगनी और 2 काले। 6 आत्मावलों वाले आत्मा सम्राट की भयावह शक्ति पूरे कमरे में फैल गई। सभी छात्र तुरंत दबाव में आ गए। कोई भी और बहस करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब तेजी से कक्षा से बाहर भागने लगे। झो यी ने पीछे से कहा, याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। यह अकादमी में तुम्हारी पहली परीक्षा है। असफल हुए तो सीधे निष्कासन। यह सुनते ही सभी और तेज दौड़ पड़े। किसी की भी इच्छा पहले ही दिन अकादमी से निकाले जाने की नहीं थी। कुछ ही क्षणों में पूरी कक्षा खाली हो गई। अब केवल तुम, वांग डोंग और झो यी ही कमरे में बचे थे। झो यी ने तुम दोनों की ओर देखा। तुम दोनों इधर आओ। तुम और वांग डोंग उसके सामने जाकर खड़े हो गए। उसने पहले तुम्हें देखा, फिर वांग डोंग को। दोनों की ऊंचाई, रूप रंग और आत्मविश्वास देखकर उसके चेहरे पर हल्की संतुष्टि दिखाई दी। अच्छा है, कम से कम इस कक्षा में 2 ऐसे छात्र तो हैं जिनमें थोड़ा साहस है। बताओ, किससे लड़ाई की थी? तुमने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम दोनों एक ही छात्रावास में रहते हैं। पहली मुलाकात में थोड़ा विवाद हो गया था, इसलिए हाथापाई हुई। अब मामला सुलझ चुका है। वांग डोंग ने भी सिर हिलाकर तुम्हारी बात की पुष्टि कर दी। झो यी मुस्कुराई। अच्छा है, रूममेट आपस में लड़े तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और दोनों आगे बढ़ते हैं। लड़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं घर के अंदर की लड़ाई पसंद नहीं करती। अगली बार किसी दूसरे वर्ग के छात्र से लड़ना। फिर उसने शिलाई के अकादमी के नियम समझाने शुरू किए। अकादमी छात्रों के बीच आत्माद्वंद्व को प्रोत्साहित करती थी, लेकिन वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ छात्रों को चुनौती नहीं दे सकते थे। हाँ, कनिष्ठ छात्र चाहें तो वरिष्ठों को चुनौती दे सकते थे। अधिकांश आधिकारिक मुकाबलों में शिक्षक निगरानी के लिए उपस्थित रहते थे ताकि कोई गंभीर दुर्घटना न हो। नियम समझाने के बाद झो यी ने हाथ हिलाया। ठीक है, अब तुम दोनों भी मैदान में जाकर दौड़ो। वांग डोंग ने यह सुनते ही आंखें बड़ी कर लीं।
अध्यापिका, अभी तो आपने हमारी तारीफ की थी। जो ये हल्के से मुस्कुराई। मैंने तुम्हारी तारीफ की थी, लेकिन यह नहीं कहा था कि तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा। अकादमी में आते ही अपने रूममेट से लड़ पड़े। लगता है तुम दोनों अपने ऊपर बहुत भरोसा रखते हो। जब इतना आत्मविश्वास है तो स्वाभाविक है कि तुम्हारी परीक्षा भी दूसरों से कठिन होगी। वांग डोंग कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तुमने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। फिर तुमने शांत स्वर में झो यी से कहा, अध्यापिका, मुझे नहीं लगता कि मुझे दौड़ने की जरूरत है। यह प्रशिक्षण मेरे लिए बहुत हल्का है और इससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा। झो यी ने पहली बार तुम्हें ध्यान से देखा। ओह, तो तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने वांग डोंग की ओर देखा। मार्शल स्पिरिट प्रकट करो। वांग डोंग ने बिना कुछ पूछे सिर हिलाया। अगले ही पल तुम दोनों ने अपने अपने मार्शल स्पिरिट और आत्मावलय प्रकट कर दिए। तुम्हारे चारों ओर चमकते आत्मावलय दिखाई दिए। दोनों की आत्मावलय संरचना देखते ही झो यी की आंखों में आश्चर्य साफ झलक उठा। दूसरा आत्मावलय ही 1000 वर्ष का। सचमुच दो छोटे राक्षस हो तुम दोनों। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसी प्रतिभा बहुत कम देखने को मिलती है। सच कहूं तो साधारण दौड़ तुम्हारे लिए वास्तव में किसी काम की नहीं है। उन्होंने पूछा, तुम दोनों के नाम क्या हैं? तुमने उत्तर दिया, सु युनलिंग। वांग डोंग ने भी कहा, वांग डोंग। झो यी ने दोनों नाम याद कर लिए। बहुत अच्छे, तुम दोनों वास्तव में इस वर्ष के सबसे उत्कृष्ट नए छात्रों में से हो। फिर उन्होंने तुम्हारी ओर देखा। सु युनलिंग, तुम्हारा क्या विचार है? तुमने शांत भाव से कहा, मेरी वर्तमान शक्ति के आधार पर मैं सीधे उच्च कक्षा के छात्रों के साथ भी प्रशिक्षण ले सकता हूँ। पहले और दूसरे आत्मावलय वाले छात्रों के साथ एक जैसी ट्रेनिंग करना मेरी क्षमता के अनुसार नहीं है। झो यी ने कुछ क्षण सोचा और फिर सिर हिलाया। तुम्हारी बात गलत नहीं है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति बाहरी विभाग के शीर्ष छात्रों में गिनी जा सकती है। मैं तुम्हें बहुत कुछ नहीं सिखा सकती, लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगी कि कम से कम कुछ चक्कर लगा लो, वरना बाकी छात्रों को आपत्ति होगी। तुमने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। चेहरे पर पहले जैसी शांति थी। उन्हें पहले यह सोचना चाहिए कि वे परीक्षा पास करके अकादमी में टिक भी पाएंगे या नहीं। बेकार की जल्दबाजी से आत्मा शक्ति नहीं बढ़ती। तुम्हारी बात सुनकर वांग डोंग बुदबुदाया, तुम सच में बहुत घमंडी हो। तुमने अपने बालों को हल्के से पीछे किया और मुस्कुराकर कहा, घमंड करने के लिए क्षमता चाहिए, और मेरे पास वह है। यह सुनकर वांग डोंग कुछ क्षणों के लिए चुप रह गया। उसने मन ही मन इस वाक्य को याद कर लिया। झो यी ने संतोष से सिर हिलाया। युवाओं में जोश होना अच्छी बात है। बस इतना ध्यान रखना कि अपनी प्रतिभा के कारण रास्ता न भूल जाना। मुझे दिख रहा है कि तुम समझदार हो। तुम अपनी वर्तमान उपलब्धियों पर रुकने वालों में से नहीं हो। इसके बाद उन्होंने पूछा, अब क्या करने का इरादा है? तुमने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। करीब 15 मिनट बीत चुके थे। फिर तुमने बगल में खड़े वांग डोंग की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वैसे भी इंतजार ही करना है। चलो थोड़ा शरीर ही हिला लेते हैं। इतना कहकर तुम कक्षा से बाहर निकल गए। जाते जाते तुमने वांग डोंग का हाथ भी पकड़ लिया। झो यी दोनों की जाती हुई पीठ को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। दो उत्कृष्ट छोटे राक्षस। लगता है इस बार नए छात्रों की प्रतियोगिता का विजेता पहले से तय है। उधर वांग डोंग तुम्हारे साथ बाहर निकलते हुए झुंझलाकर बोला, अरे अगर तुम्हें दौड़ना ही था तो मुझे क्यों घसीट लाए? मैं तो बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहता था। पसीना आने के बाद बहुत असहज लगता है। तुमने हंसते हुए कहा, थोड़ा शरीर चलाने में क्या बुराई है? वैसे भी आज नहाना ही है। थोड़ा पसीना निकल जाएगा तो शरीर और हल्का लगेगा। फिर तुमने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। क्यों न देखते हैं, हम दोनों में तेज कौन दौड़ता है? वांग डोंग तुरंत उकसा गया। उसका चेहरा लाल हो गया। ठीक है, मुकाबला हो जाए। जो हार जाएगा वह दूसरे को खाना खिलाएगा। भागो। दोनों जल्दी ही दौड़ने लगे। इस तीव्रता की दौड़ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बोझ नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा गर्म होने और आराम करने जैसी थी। तुम्हारी गति बहुत जल्दी क्लास के बाकी छात्रों से आगे निकल गई। दोनों के शरीर और अभ्यास को देखते हुए इतनी दूरी तय करना आसान था।
जब 90 से अधिक चक्कर पूरे हो गए तो वांग डोंग धीरे धीरे थक गया, जबकि तुम्हारी सांस अब भी सामान्य थी। दौड़ना तुमने पहले भी खास तौर पर अभ्यास किया था और अब आत्मा शक्ति के साथ तुम्हारा शरीर आम इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत था। तुम सबसे आखिर में मैदान में आए थे, पर सबसे पहले दौड़ पूरी करने वाले भी तुम ही थे। अंतिम बिंदु पर झो ही पहले से खड़ा था। तुमने कहीं भी बैठकर आराम किया और वांग डोंग तुम्हारे पास लुढ़क कर गिर गया, तेज तेज सांसें लेते हुए। थकान से वो सिर भी नहीं उठा पा रहा था। तुम हार गए, दोपहर का खाना तुम खिलाओगे? मैं ही खिलाऊंगा, मुझे मंजूर नहीं, अगली बार फिर मुकाबला करेंगे। वांग डोंग सांस फूलने के कारण बात भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। तुमने जीत का भाव लिए हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं हमेशा तैयार हूँ। तुमने उन छात्रों की तरफ देखा जो अभी भी दौड़ रहे थे। नजर लगभग बेहोश हो चुके हो यू हाव पर पड़ी। अब वांग डोंग की मदद नहीं है तो क्या वो पास हो पाएगा? तुम मन ही मन जानते थे कि पहले वाला ली हो यू हाव वांग डोंग की मदद से ही दौड़ पूरी कर पाया था, पर अभी वांग डोंग इतना थका था कि पलटने तक का मन नहीं था, और वो हो यू हाव को जानता भी नहीं था, तो मदद करने का सवाल ही नहीं था। तुमने देखा कि हो यू हाव के कदम भारी होते जा रहे थे, जैसे अगले ही पल गिर जाएगा, पर वो किसी तरह गिरा नहीं। समय बीतता गया। जब हो यू हाव लगभग गिरने ही वाला था, तभी पता नहीं कहां से उसे ताकत मिली और उसने आखिरी सेकंड में गति बढ़ाकर फिनिश लाइन पार कर ली। बस पास हो गया। कुछ खास नहीं, बस आखिरी समय में फट पड़ा, तुमने बेरुखी से कहा। इसके बाद झो यी ने परिणाम घोषित किया। 9 छात्र अयोग्य घोषित हुए और सीधे निकाल दिए गए। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सही गलत न्याय बकवास है। डोलुओ महाद्वीप में ताकत ही सब कुछ है। अगर दोष देना है तो खुद को दो कि तुम कमजोर हो। न्याय चाहिए? श्लेक में कभी न्याय नहीं होता। ताकत ही न्याय है। ताकत नहीं है और न्याय चाहिए तो यहाँ करने क्या आए हो? बाहर होने का इंतजार? श्लेक का असल रूप ही उच्च दबाव और प्रतिस्पर्धा है। जो झेल गया वो भविष्य में शक्तिशाली बनेगा, जो नहीं झेल पाया वो बाहर हो जाएगा। 9 लोगों को निकालने के बाद झो यी ने बचे हुए 91 छात्रों की तरफ देखा। हो यू हाव पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में थोड़ी प्रशंसा झलकी। सभी अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलो, फिर वापस आकर क्लास लो। तुम्हारे पास 1/4 घंटा है। ये सुनते ही छात्र कमरे की तरफ भागे। तुम आराम से बैठे रहे, तुम्हें पसीना भी नहीं आया था। तुम वापस नहीं जाओगे? वांग डोंग ने पूछा। नहीं, तुमने सिर हिलाया, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाकर बदल लो, मुझे पसीना नहीं आया। मैं सीधे क्लास में जाऊंगा। वांग डोंग ने हामी भरी और चैन की सांस ली। अगली क्लास में झो यी सभी को आत्मा मार्गदर्शक यंत्र दिखा रहा था। तुम मेज पर सिर रखकर सो रहे थे। तुम खुद ही आत्मा मार्गदर्शक हो और स्तर लगभग 5वें स्तर के करीब है। ये बुनियादी बातें तुम्हें पहले से आती थीं। रात को वांग डोंग ने हैरानी से कहा, तुम आत्मा मार्गदर्शक भी हो? तुमने सिर हिलाया। 4थे स्तर का 5वें के करीब पहुंचने वाला हूँ। वांग डोंग पूरी तरह चुप हो गया। ये इंसान बहुत खतरनाक है। आत्मा गुरु और आत्मा मार्गदर्शक दोनों में माहिर है, किसी में भी पीछे नहीं। बिल्कुल शर्मिंदा कर देने वाला है। इसलिए जब मैंने कहा था कि तुम अभ्यास में ढीले हो तो तुम्हें बुरा लगा था। तुम्हारी प्रतिभा के साथ आत्मा आदरणीय बनना कोई बड़ी बात नहीं, पर अभी तुम सिर्फ 21वें स्तर पर हो। तुम्हारे ताने पर वांग डोंग के पास कोई जवाब नहीं था। 21वां स्तर सच था, और सच सबसे ज्यादा चोट करता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभ्यास करूंगा। मुझे परेशान मत करना। वांग डोंग गुस्से से बिस्तर पर पद्मासन लगाकर बैठ गया। तुमने उसे देखा और मुस्कुराए। ठीक है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तुम अच्छे से अभ्यास करो। वैसे मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाने वाला था। घूमना सुनते ही वांग डोंग की आंखें खुल गईं और वो बिस्तर से कूद पड़ा। मैं भी चलूंगा। देखा, बस इतना कहते ही उसका सारा अभ्यास का इरादा हवा हो गया। तुम्हें उसकी मुझे भी ले चलो वाली शक्ल देखकर हंसी आ गई। पालने का खेल भी ठीक है, तुम धीरे से बुदबुदाए। वांग डोंग कपड़े पहनकर बोला, तुमने अभी क्या कहा? मैंने सुना नहीं। कुछ नहीं, चलो। तुम दोनों कमरे से निकले और श्लेक की क्लास की तरफ चल दिए। छात्रावास के नीचे मुंह इन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसके हाथ में 2 रजिस्टर थे, प्रकाश देवी तितली और रात का राजा। मिलते ही एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं।
ऐसे ही रहा तो आत्मा की दुनिया में फिर एक शक्तिशाली जोड़ा बन जाएगा। मु एन धीरे से बोला और रजिस्टर खोलकर देखने लगा। श्लेक की ताकत से इनकी जानकारी निकालना आसान था। सु युनलिंग पुरुष 11 साल 5वीं आत्मा रात का राजा। जन्म तियानदो शहर के अंधेरी रात ड्यूक के घर। पिता यू डाओ लुओ सु जिननिंग स्तर 93। माता शेंगमो डाओ लुओ सु युन्यू आत्मा शक्ति 95। दादा रात डाओ लुओ सु तियानशुआन जीवित मृत का पता नहीं, शायद मृत्यु ध्यान में लीन स्तर 97। वांग डोंग महिला 11 साल 5वीं आत्मा प्रकाश देवी तितली। जन्म हाओतियान संप्रदाय, शायद उपनाम तांग, असली नाम तांगडोंग। हाओतियान संप्रदाय गुप्त संप्रदाय है, अंदर की जानकारी नहीं। अनुमान है कि कम से कम एक उपाधिधारी डॉलुओ होगा। मु एन ने रजिस्टर बंद किया और लंबी सांस ली। पृष्ठभूमि भी कम नहीं है। ये बच्चा सु यातु की संतान है, इसलिए इसकी दुष्ट ऊर्जा में थोड़ी पवित्रता भी है। उस समय सु यातु का स्वर्गीय दुष्ट पवित्र कमल बहुत चर्चा में था। कौन सोच सकता था कि इतनी दुष्ट ऊर्जा वाली 5वीं आत्मा दुष्ट आत्मा गुरुओं के लिए इतनी घातक होगी। शायद ये दोहरी 5वीं आत्मा है। इसने माँ की आत्मा विरासत में ली है। पहले महसूस की गई दुष्ट ऊर्जा उसी से आई होगी। और वो गाढ़ी जीवन शक्ति। छोड़ो मत सोचो, दोनों का परिवार साफ सुथरा है। पता नहीं इन दोनों को श्लेक में रोक पाएंगे या नहीं। अब अकादमी की हालत ठीक नहीं, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ रहा है। अगर मैं गिर गया तो कोई सहारा भी नहीं रहेगा। और देखता हूँ, मु एन अकादमी के लिए चिंतित था। वो बस थोड़े समय और श्लेक की रक्षा करना चाहता था। अगर वो गिर गया तो अकादमी में बड़ी समस्या होगी। कुछ दिन पहले वो सन मून साम्राज्य के मिंगड़े हॉल भी गया था। वहां के आत्मा मार्गदर्शक यंत्र उसकी जान के लिए खतरा बन सकते थे। मु एन समझ चुका था कि आत्मा मार्गदर्शकों का भविष्य क्या है। अगर ऐसे ही बंद रहेंगे तो डॉलुओ महाद्वीप को खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। कठिन समय है। मु एन उलझन में था कि तभी तुम और वांग डोंग लौटे। हाथ में खाने के बड़े बड़े पैकेट थे। अगले दिन झो यी ने नए छात्रों को अभ्यास कराना शुरू किया। उसने सीधे तुम्हें क्लास मॉनिटर बना दिया। 36वें स्तर की आत्मा शक्ति पूरी क्लास में कोई विरोध नहीं कर सका। हो यू हाओ तुम्हारी पीठ को ईर्ष्या से देख रहा था। ये शक्तिशाली क्लास मॉनिटर स्वभाव से शांत था। उससे 2 बार टकराने पर भी गुस्सा नहीं हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि अभ्यास करके तुम्हारे जैसा शक्तिशाली और दयालु बनेगा। आज का अभ्यास था वजन बांधकर दौड़ना। तुम मन में बुदबुदाए, ये तरीका 10,000 साल से वही है, जरा भी नया नहीं। झो यी 90 लोहे के कपड़े लाया, हर एक 30 किलो का। तुम्हारे अलावा सबको एक एक मिला। तुम्हारा स्तर बहुत ऊंचा था, सामान्य लोहे के कपड़े का असर नहीं होगा। पर तुम क्लास मॉनिटर हो, इसलिए सबके साथ बराबरी का व्यवहार होगा। उसने 4 खास धातु के छल्ले दिए। ये वजन वाले आत्मा मार्गदर्शक यंत्र हैं और 4थे स्तर के लगते हैं। पहचानते हो? झो ही मुस्कुराया। इसमें क्या मुश्किल है, मैं खुद 4थे स्तर का आत्मा मार्गदर्शक हूँ। झो ही चौंक गया। ये लड़का सिर्फ मजबूत नहीं, आत्मा मार्गदर्शक भी है। प्रतिभा डराने वाली है। ये मैंने अपने पति से रात भर में बनवाए हैं। तुम्हारा शरीर और आत्मा शक्ति आम से बहुत ज्यादा है, लोहे के कपड़े का असर नहीं होगा। ये चारों वजन समायोजित कर सकते हैं। एक की अधिकतम सीमा 500 किलो, 4 मिलाकर 2000 किलो। तुम खुद स्तर सेट कर लेना। चलाना आता है ना? हाँ, तुमने सिर हिलाया। जल्दी मत करो, धीरे धीरे। फिर दौड़ शुरू हुई। बाकी सबने लोहे के कपड़े पहने। तुमने चारों मार्गदर्शक यंत्र पहनकर वजन 120 किलो पर सेट किया, करीब 1.5 वांग डोंग के बराबर। तुमने एक जैसी गति से क्लास खत्म होने तक दौड़ लगाई। इतने वजन के बाद भी तुम्हें काफी पसीना आया। बहुत समय बाद इतनी थकान हुई थी। वांग डोंग दांत भींचकर तुम्हारे साथ साथ दौड़ रहा था, हारना नहीं चाहता था। बाकी छात्र एक एक करके गिर गए और बैठ गए। मैदान में सिर्फ तुम, वांग डोंग और सबसे कमजोर हो यू हाओ बचे थे। हो यू हाओ का स्तर सिर्फ 11 था। पहले क्लास में ही सबको पता चल गया था। ज्यादातर लोग उसे नीचा समझते थे, पर इच्छा शक्ति में वो किसी से कम नहीं था। गति धीमी थी पर एक कदम भी नहीं रुका। उसकी जिद देखकर बैठे हुए छात्र भी उठकर फिर से दौड़ने लगे। कोई भी 11वें स्तर के नए छात्र से हारना नहीं चाहता था।
डिंगलिंगलिंग, क्लास खत्म होने की घंटी बजी। दांत भींचकर टिके हुए छात्र ऐसे गिरे जैसे उन्हें आजादी मिल गई हो। वांग डोंग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाया। गिरने ही वाला था कि तुम पास में थे और तुरंत उसे थाम लिया। झो ही एक उपचार करने वाले आत्मा संत को लाया। उसकी आत्मा थी जीवन का वृक्ष। उसने आत्मा कौशल चलाया और पूरे मैदान में शीतल जीवन शक्ति फैल गई। छात्रों का दर्द जल्दी कम हो गया। जीवन का वृक्ष आत्मा हाथ बड़ा है। तुमने शरीर की थकान जल्दी दूर होते महसूस की और सोचा, श्लेक वाकई अमीर है। तुम जानते थे ये सिर्फ मांसपेशियों की थकान है। आत्मा संत के इलाज से ये काफी है, मूल को कोई नुकसान नहीं। आत्मा गुरु का अभ्यास चोट खरोंच के बिना नहीं होता। ये ट्रेनिंग उस समय से बहुत कम थी जब तुमने सीमा से ज्यादा 1000 साल की आत्मा वलय को सोखा था। तब पूरी नसों पर भारी आत्मा शक्ति का दबाव था। जरा सी गलती से नुकसान हो सकता था, पर फायदा भी दौड़ से कहीं ज्यादा था। अगर अंदरूनी चोट लग भी जाए तो घर की खास औषधीय स्नान से ठीक हो जाएगी। झो यी ने आकर सारांश दिया। सबका प्रदर्शन अच्छा बताया, किसी को नहीं निकाला। सबसे कम स्तर के हो यू हाओ की खास तारीफ की। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम पहले से ही स्तर से ऊपर थे, ट्रेनिंग पूरी करना लाजमी था। बात खत्म होने के बाद छात्र अपने कमरों में लौटे। तुम वांग डोंग को पीठ पर लाद कर ले गए। उपचार से चोट ठीक हो जाती है पर थकान नहीं जाती। थकना तो था ही। 108 नंबर का कमरा। वांग डोंग धीरे से आंखें खोली। पहले आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और वो गिर गया था। होश था पर नींद के कारण आंख नहीं खुल रही थी। अब उठते ही उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और सिर से भाप निकलने लगी। तुम क्या कर रहे हो? उसने उंगली से इशारा किया। तुम सफेद जेड के टब में नहा रहे थे, सिर्फ पीठ दिख रही थी। तुमने भौहें सिकोड़कर पीछे मुड़कर देखा। नहा रहा हूँ। इतना चौंक क्यों रहे हो? मुझे साफ सफाई का चस्का है, ये तो तुम्हें पता है। सार्वजनिक बाथरूम की आदत नहीं है। गर्म पानी मंगवाकर हॉस्टल में नहाना, ट्रेनिंग के बाद नहाना सबसे आरामदायक होता है। तुम भी जाग गए, आओ मेरी पीठ रगड़ दो। वांग डोंग का चेहरा इतना लाल हो गया जैसे पक जाए। कौन तुम्हारी पीठ रगड़ेगा? क्या अफसोस की बात है। तुमने सांस ली और सीधे खड़े हो गए। बदतमीज। वांग डोंग ने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। उंगलियों के बीच से चुपके से एक झिरी रखी। चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने अंडरवियर पहना हुआ है। झिरी धीरे धीरे बड़ी हुई। वांग डोंग ने आंखें खोलकर देखा कि तुमने वाकई अंडरवियर पहना है तो राहत मिली और हाथ नीचे किया। लेकिन नजर तुम पर टिक गई तो हटी नहीं। शरीर बहुत मस्कुलर नहीं था पर मांसपेशियों की लाइनें बहुत साफ थीं। 8 पैक साफ दिख रहे थे। पूरा शरीर एक सधे हुए ताकत का एहसास दे रहा था। देखते देखते नाक में गर्मी महसूस हुई। उसने जीभ से होंठ चाटे और उसे नमकीन स्वाद लगा। नाक से खून आ गया। नाक से खून कैसे आ गया? तुमने कपड़े पहनते हुए मुड़कर देखा। वांग डोंग एकदम पलटा और घबराकर नाक का खून पोंछने लगा। कान लाल होकर जैसे टपक पड़ेंगे। तुम हल्के से हंसे। मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, साथ में रात का खाना भी ले आऊंगा। तुम खुद साफ सफाई कर लेना। तुम्हें भी तो साफ सफाई पसंद है ना? तब यहीं रखा है, इस्तेमाल करना हो तो कर लेना। इतना कहकर तुम दरवाजा धकेलकर चले गए। पीछे वांग डोंग हॉस्टल में खड़ा रह गया, चेहरा पके हुए टमाटर जैसा लाल, मन में शर्म और गुस्सा दोनों। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अभी का दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। तुम्हारा शरीर इतना अच्छा था कि उसे देखते हुए उसके हाथ तक कांपने लगे थे। अगर वह उस तरह के कपड़े पहने तो क्या और भी ज्यादा अच्छा लगेगा? आह, मैं कैसी कैसी बातें सोच रहा हूँ। वांग डोंग ने जोर से सिर हिलाया, लेकिन वह दृश्य इतनी गहराई से मन में बस चुका था कि चाहकर भी मिट नहीं रहा था। यहाँ तक कि उसकी उंगलियों में हल्की सी इच्छा उठी कि एक बार हाथ लगाकर महसूस करे। त्वचा भी कितनी अच्छी थी। कमर पर जरा भी अतिरिक्त मांस नहीं। वे 8 एब्स। नहीं नहीं, वांग डोंग तुम पागल हो गए हो। उसने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। उसके गाल आग की तरह तप रहे थे। हर बार वह दृश्य याद आते ही उसके कान भी गर्म हो जाते। कुछ देर बिस्तर पर लौटने के बाद उसे लगा कि शरीर चिपचिपा हो गया है। वह उठकर खुद को साफ करने लगा।
वह भी सार्वजनिक स्नानघर नहीं जाना चाहता था। गर्म पानी लाकर कमरे में ही जल्दी जल्दी नहाने का इरादा किया। उसकी नजर उस स्नानटब पर पड़ी जिसे तुम अभी इस्तेमाल करके गए थे। उसकी उंगलियां आधे रास्ते तक बढ़ी, फिर अचानक वापस खिंच गईं। उसने पानी का टब और तौलिया उठाया और तेजी से बाहर भाग गया। दूसरी ओर तुम पहले ही शिलाई के नगर के पूर्वी द्वार पर पहुंच चुके थे। छात्र भोजनालय से खाना पैक नहीं किया जा सकता था, इसलिए रात का भोजन यहीं करना पड़ता था। कल तुम और वांग डोंग एक बार यहाँ आए थे। स्वाद भी काफी अच्छा था। आज क्या खाया जाए? तुम ठुड्डी सहलाते हुए सोच ही रहे थे कि अचानक तुम्हारी नाक तक एक सुगंध पहुंची, पास ही एक छोटी सी दुकान से। हो युहाओ, तुमने दुकान के मालिक को पहचान लिया। इस समय हो युहाओ ग्रिल के सामने खड़ा मछलियां भून रहा था। भुनी हुई मछली की खुशबू चारों ओर फैल रही थी और लगातार राहगीर आकर्षित होकर वहां जमा हो रहे थे। ओ युहाओ, मुझे 3 भुनी हुई मछलियां देना। जानी पहचानी आवाज सुनते ही हो युहाओ ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य भर गया। मॉनिटर, आप यहाँ कैसे? तुमने भौं उठाई। क्यों? मैं नहीं आ सकता। ओ युहाओ ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। नहीं, बस थोड़ा आश्चर्य हुआ। 3 मछलियां पैक कर देना। जी। ओ युहाओ तुरंत पूरी तन्मयता से मछली भूनने लगा। कुछ ही देर में बाहर से कुरकुरी और भीतर से नरम मछलियां तैयार हो गईं। उसने उन्हें सावधानी से पैक करके तुम्हें दे दिया। कितने पैसे? एक मछली 5 तांबे के आत्मिक सिक्के, 3 की 15। तुमने अपना आत्मिक भंडारण उपकरण निकाला। होंठ फड़क उठे। तुमने सीधे एक स्वर्ण आत्मिक सिक्का उसकी ओर उछाल दिया। मॉनिटर, इतने पैसे नहीं चाहिए। ओ युहाओ घबरा गया। एक स्वर्ण आत्मिक सिक्का पूरे 100 तांबे के सिक्कों के बराबर था। रख लो, मेरे पास चांदी के आत्मिक सिक्के नहीं हैं। फिलहाल पैसे तुम्हारे पास ही रहने दो। आगे जब भी मैं मछली खरीदने आऊंगा, उसी में से काट लेना। बचपन से ही तुम ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते आए थे। तुम सामान्यतः स्वर्ण आत्मिक सिक्कों का ही उपयोग करते थे। चांदी के सिक्के भी कम ही देखते थे। तांबे के सिक्कों की तो बात ही अलग थी। ठीक है। वो युहाओ ने खुशी खुशी सिक्का रख लिया। उसके मन में कुछ अनुमान भी बनने लगे। मछली खरीदने के बाद तुमने आसपास की दूसरी दुकानों से भी कुछ व्यंजन ले लिए। रात के खाने में केवल मछली से काम नहीं चल सकता था, कुछ और पकवान भी होने चाहिए थे। तुमने एक मछली खोलकर चखी। मछली का मांस मुलायम और स्वाद से भरपूर था। वास्तव में बहुत स्वादिष्ट। भात के साथ तो और भी अच्छा लगता। तुमने कुछ और व्यंजन खरीदे और देखते ही देखते एक भरपूर रात्रिभोज तैयार हो गया। समय का अनुमान लगाकर तुमने सोचा कि वांग डोंग भी शायद अब तक नहा चुका होगा। उसी समय अचानक शोर सुनाई दिया। तुमने सिर उठाकर देखा। ओ युहाओ की दुकान के सामने झगड़ा हो रहा था। एक लड़का और एक लड़की काले विद्यालयी वस्त्र पहने एक छात्र के सामने खड़े थे। उन दोनों को तुम पहचानते थे। वे थे बेबेई और तांगिया। काले वस्त्र वाला छात्र संभवतः शू सांशी था। तुम्हें तमाशा देखने में कोई रुचि नहीं थी। भले ही वे बाहरी प्रांगण के 2 सबसे प्रतिभाशाली छात्र माने जाते हों, लेकिन तुम्हारी नजर में वे बस साधारण ही थे। यदि सचमुच लड़ाई होती तो तुम्हें पूरा विश्वास था कि तुम उन्हें हरा सकते हो। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन और श्वेनमिंग कछुआ भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा डार्क नाइट लॉर्ड आत्मा भी किसी से कम नहीं था। छात्रावास लौटकर तुमने दरवाजा खोला। वांग डोंग अभी भीगे हुए बाल पोंछ रहा था। लगता था कि उसने अभी अभी स्नान समाप्त किया था। तुम्हें लौटते देखकर उसका चेहरा फिर से लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि वह पहले ही नहा चुका था, वरना पता नहीं फिर क्या हो जाता। वांग डोंग, खाना खा लो। तुमने विशेष रूप से भोजन रखने के लिए बने एक भंडारण आत्मिक उपकरण से खाना निकाला। वह भोजन को गर्म बनाए रख सकता था। दोनों मेज के पास बैठ गए। रात का भोजन सचमुच शानदार था। ओ युहाओ की भुनी हुई मछली, पूर्वी द्वार का भुना हुआ मांस, भिखारी मुर्गा, पूरा मेज तरह तरह के व्यंजनों से भर गया। संयोग से दोनों की पसंद लगभग एक जैसी थी। यह भी एक रोचक बात थी। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यह भुनी हुई मछली तो कमाल की है। मेरा मन कर रहा है कि एक और खाऊं। वांग डोंग पेट सहलाते हुए संतुष्ट दिख रहा था।
तुमने मुंह पोंछा और बर्तन समेटते हुए कहा, यह मछली हमारे सहपाठी हुओ युहाओं ने बनाई थी। वांग डोंग ने काफी देर सोचा, फिर भी उसे याद नहीं आया। वो युहाओ? कौन? हमारी कक्षा वाला, जिसकी आत्मिक शक्ति 11वें स्तर की है। अच्छा, वह? लगता नहीं था कि उसमें ऐसी कला भी होगी। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं भी खाना बना सकता हूँ। कल तुम्हें अपने हाथ का खाना खिलाऊंगा। वांग डोंग तुरंत सीधा बैठ गया। तुम खाना भी बना लेते हो? हाँ। तुम आखिर ऐसा क्या है जो नहीं जानते? साधना इतनी ऊंची है, आत्मिक उपकरण भी बनाते हो, अब खाना भी बनाते हो। तुम तो लड़कियों में बहुत लोकप्रिय होते होंगे। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसके स्वर में अनजाना कसाव आता गया। तुमने उसकी बातों का भाव समझ लिया। होठों पर मुस्कान आ गई। लड़कियों का मुझे पसंद करना या न करना, उससे मेरा क्या लेना देना। मुझे प्रेम पत्र लिखने वाली लड़कियां बहुत हैं, लेकिन मुझे उनमें जरा भी रुचि नहीं। चाहे कितनी भी सुंदर हो, मेरे लिए सब एक जैसी हैं। यह तुम्हारे मन की सच्ची बात थी। बचपन से तुमने अनगिनत सुंदरियां देखी थीं। तांग या भी दुर्लभ सुंदरियों में गिनी जा सकती थी, लेकिन उसे देखकर भी तुम्हारे मन में कोई हलचल नहीं हुई। सिर्फ वांग डोंग ही था जो तुम्हारे मन को छू सकता था। तुम्हें हल्का सा अंदाजा था कि तुम्हारी डार्क नाइट लॉर्ड आत्मा और वांग डोंग की प्रकाश देवी आत्मा के बीच किसी प्रकार का संबंध अवश्य है। दोनों के बीच आत्मा संलयन कौशल होना भी संभव था। शायद यही भाग्य था। जहां तक भविष्य में किसी देवराजा द्वारा परेशान किए जाने की बात थी, तुम्हें उसकी तनिक भी चिंता नहीं थी। आखिर में कौन किसे काबू करेगा, यह समय बताएगा। तुमने तो मन ही मन यह दृश्य भी सोच लिया था कि भविष्य में यही लड़की उस तथाकथित महान व्यक्ति की ओर उंगली उठाकर डांट रही होगी। यह सोचकर ही तुम्हें बड़ा रोमांच महसूस हुआ। तुम हंस किस बात पर रहे हो? वांग डोंग ने उलझन से तुम्हारी मुस्कान देखी। तुमने सिर हिलाया, लेकिन मुस्कान दब नहीं रही थी। कुछ नहीं, बस एक मजेदार बात याद आ गई। वांग डोंग ने होंठ फुला लिए। कहीं तुम किसी लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहे? तुमने उसके स्वर में हल्की सी जलन महसूस की। तुमने उंगली से हल्के से उसके माथे पर चटका लगाया। क्या क्या सोचते रहते हो? अभी तो कहा कि मुझे लड़कियों में कोई रुचि नहीं। वांग डोंग ने माथा पकड़ लिया। वह गुस्से का नाटक कर रहा था, लेकिन यह सुनकर उसके मन में अनजानी सी खुशी भी जाग उठी। तुम उठे और आलस से शरीर खींचा। खाना हो गया, चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। ठीक है। वांग डोंग तुरंत तैयार हो गया। दोनों छात्रावास से निकलकर धीरे धीरे चलते हुए समुद्रदेव झील के किनारे पहुंचे। वांग डोंग झील की चमकती सतह को देखते हुए गहरी सांस लेकर शरीर फैलाने लगा। उसका ऊपरी वस्त्र थोड़ा ऊपर खिसक गया और उसकी कमर की रेखा दिखाई देने लगी। यह दृश्य देखते ही तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा। तुमने जल्दी से चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। तुम्हारे कानों के सिरे हल्के लाल हो गए, लेकिन फिर